अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा सीपीसी में टॉपिक है प्लेंट, जो कि ऑर्डर 7 रूल 1 इसको डील करता है ऑफ सीपीसी। आज हम पढ़ेंगे प्लेंट, उसके एसेंशियल्स के प्लेंट जो है वो क्या होता है। तो वैसे तो प्लेंट के जो होते हैं उसमें जो कंटेंट्स ऑफ प्लेंट होते हैं वो हम जब प्लेंट फाइल करते हैं वो तरतीब वाइज जो है हम उसे लिखते हैं। जैसे कि नेम ऑफ कोर्ट होता है, फिर सूट नंबर होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज होता है। जैसे कि प्लेंटिफ है और डिफेंडेंट है तो प्लेंटिफ कहाँ रहता है, उसकी कास्ट क्या है, तो वो तमाम जो है वो लिखते हैं। फिर उसके बाद जो है फैक्ट ऑफ केस होता है, ठीक है, जो भी फैक्ट्स हैं उसको जो है पैरावाइज जो है वो लिखा जाता है। फिर उसके बाद काज ऑफ एक्शन है, उसके बाद ज्यूरिसडिक्शन है, फिर प्रेयर क्लास है और वेरिफिकेशन। तो ये हम जब दावा फाइल करते हैं तो ये तमाम चीज़ें जो होती है बिल्कुल तरतीब के साथ जो है उस प्लेंट में लिखी जाती है। लेकिन हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे बिल्कुल जैसे कि आपने किस तरह इसको अटेम्प्ट करना है, पेपर में किस तरह लिखना है, क्योंकि अक्सर जो है वो पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके से। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए और ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है इससे को मज़ीद समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो हम पढ़ेंगे व्हाट आर द पार्टिकुलर्स ऑफ प्लेंट एज डिफाइंड अंडर ऑर्डर 7 रूल 1 सीपीसी। अब एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि व्हाट आर द पार्टिकुलर्स ऑफ प्लेंट एज डिफाइंड अंडर ऑर्डर 7 रूल 1 सीपीसी, या फिर आ सकता है व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ प्लेंट, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ प्लेंट। तो ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से एग्जाम में आ सकता है। तो अब इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, तो जैसे कि मैंने समझाया कि जो सबसे पहले जो होता है वो कोर्ट का नेम है, तो ये नेम ऑफ कोर्ट है, ठीक है। फिर जो है फैक्ट्स लिखने होते हैं, मतलब इसके जो जितने भी एसेंशियल्स है। तो अभी फैक्ट्स जितने भी लिखने हैं, अभी आप पेपर में तो इस तरह नहीं लिख सकते कि ये फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसके जो है, लेकिन अगर ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, 20 उसके मार्क्स है, तो आपको क्वेश्चन उसके मुताबिक जो है अटेम्प्ट करना है। तो वो मैं समझाऊंगी इस लेक्चर में कि आपने किस तरह इस क्वेश्चन को अच्छा करके और डिटेल में लिखना है। सबसे पहले हम पेपर में जब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले लिखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आप प्लेंट के बारे में लिख सकते हैं। Pleading refers to plaint and written statement. In plaint, plaintiff should allege facts about his or her cause of action. In fact, plaint consists of some contents and it is mandatory that such contents should be present in plaint. तो इंट्रोडक्शन जैसे भी आपको मतलब सही लगता है, आप इंट्रोडक्शन कहीं से भी इसका लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लिखेंगे कि रिलेवेंट प्रोविजन, ठीक है, ऑर्डर 7 रूल 1 सीपीसी। उसके बाद हम लिखते हैं कि व्हाट इज प्लेंट या डेफिनेशन ऑफ प्लेंट, मीनिंग ऑफ प्लेंट, ठीक है, आप इस तरह से लिखेंगे। तो व्हाट इज प्लेंट? प्लेंट इज रिटन स्टेटमेंट ऑफ प्लेंटिफ्स क्लेम थ्रू प्लेंटिफ डिस्क्राइब हिज और हर काज ऑफ एक्शन and other necessary particulars to seek remedy from court for redressal of his or her grievances, ठीक है। प्लेंट जो है वो रिटन स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसके जरिए और इस प्लेंट के जरिए प्लेंटिफ डिस्क्राइब करता है अपने काज ऑफ एक्शन को, ठीक है, तो रेमेडी को टू सीक रेमेडी। तो ये है प्लेंट की, या आप लिख सकते हैं मीनिंग ऑफ प्लेंट, व्हाट इज प्लेंट या डेफिनेशन ऑफ प्लेंट, इस तरह से आप पेपर में लिख सकते हैं। उसके बाद जो है हम स्कोप लिखेंगे, ठीक है। एवरी प्रोसीडिंग इज इनिशिएटेड आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। विदाउट प्लेंट नो प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड। थ्रू प्लेंट द प्लेंटिफ डिस्क्राइब हिज और हर काज ऑफ एक्शन टू गेट रिलीफ इन हिज और हर फेवर। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में है कि जो हर प्रोसीडिंग्स जो होती है वो आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट होता है। अगर आपने प्लेंट फाइल किया है तो जो भी प्रोसीडिंग है वो प्लेंट के फाइल होने के बाद जो है वो शुरू होगी। विदाउट प्लेंट जो है कोई भी प्रोसीडिंग्स जो है वो शुरू नहीं हो सकती। और जो प्लेंट है, इस प्लेंटिफ इसके जरिए अपने काज ऑफ एक्शन को डिस्क्राइब करता है ताकि उसको रिलीफ मिल सके, उसके फेवर में रिलीफ उसको मिल सके, ठीक है। तो ये है हमारा स्कोप। आप उसके बाद जो है प्लेंट के बाद डेफिनेशन ऑफ प्लेंट या मीनिंग ऑफ प्लेंट या व्हाट इज प्लेंट के बाद आप लिख सकते हैं स्कोप।
उसके बाद है पार्टिकुलर्स टू बी कंटेन्ड इन प्लेंट और कंटेंट्स और एसेंशियल्स। अब जिस तरह भी क्वेश्चन है कि अगर आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि पार्टिकुलर्स लिखे तो आपने यहाँ लिखा है पार्टिकुलर्स टू बी कंटेन्ड इन प्लेंट। अगर क्वेश्चन पूछा गया है कि एसेंशियल्स ऑफ प्लेंट लिखे तो आप लिख सकते हैं कि फॉलोइंग आर द एसेंशियल्स ऑफ प्लेंट, और इसके ऊपर जो है आप हेडिंग दे सकते हैं। सबसे पहले जो है आप लिखेंगे कि जो एसेंशियल्स ऑफ प्लेंट में है वो है नेम ऑफ द कोर्ट। प्लेंट शुड कंटेन नेम ऑफ द कोर्ट इन विच सूट इज ब्रॉट। अब प्लेंट जो है वो उसमें कोर्ट का नाम लिखा जाता है जिसमें आपने सूट फाइल किया है, ठीक है। द नेम ऑफ द कोर्ट, ठीक है, वो जो है प्लेंट में आप ऊपर जो है वो लिखा जाता है। तो अब नेम ऑफ द कोर्ट है, ठीक है, ये तो अब इतना सा आपने एक्सप्लेन कर दिया कि नेम ऑफ द कोर्ट आप लिख सकते हैं। तो इसमें आप ये है कि आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज क्वेटा, ठीक है, ये आप फॉर एग्जाम्पल आप लिखेंगे। नेम ऑफ द कोर्ट आपने इतना एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद आप लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल मतलब किस तरह से। तो उसमें आप लिखेंगे इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज क्वेटा या इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज क्वेटा। दूसरे नंबर पे आप ये लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। तो इससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन जो है वो ज्यादा मतलब अच्छा लगेगा। केस नंबर है, उसके बाद जो है केस नंबर होता है इट इज द नंबर ऑफ सूट, ठीक है। ये केस नंबर जो होता है ये नंबर ऑफ सूट होता है। उसके बाद जो है ये लिख सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि किस तरह जो है सूट का एक नंबर होता है। फिर है नेम डिस्क्रिप्शन एंड रेजिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ। प्लेंट शुड कंटेन नेम डिस्क्रिप्शन एंड रेजिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ, ठीक है। अब आपने इतना तो एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन किस तरह से आपने जो है नेम ऑफ प्लेंटिफ लिखना है, ठीक है, और उसका रेजिडेंस जो है उसका कास्ट जो वो किस तरह से लिखना है। तो वो एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अली सन ऑफ अहमद, ठीक है, कास्ट शेख, रेजिडेंस जना टाउन क्वेटा, और इसके नीचे आप लिखेंगे प्लेंटिफ। तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं इस तरह के अली सन ऑफ अहमद, कास्ट जो है वो शेख है, रेजिडेंस जना टाउन क्वेटा, ये एग्जाम्पल में। उसके बाद है नेम डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द डिफेंडेंट। प्लेंट शुड कंटेन नेम डिस्क्रिप्शन एंड रेजिडेंस ऑफ द डिफेंडेंट। अब इसमें ये है फॉर एग्जाम्पल किस तरह से आपने डिफेंडेंट का नेम देना है। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल बशीर सन ऑफ अब्दुल कादिर, कास्ट बट, रेजिडेंस रेलवे कॉलोनी क्वेटा, और उसके नीचे आप लिखेंगे डिफेंडेंट। फिर उसके बाद है वेयर द प्लेंटिफ और द डिफेंडेंट इज अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अ स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट, ठीक है। वेयर द प्लेंटिफ और द डिफेंडेंट इज अ माइनर और पर्सन ऑफ साउंड माइंड, ठीक है, प्लेंट शुड कंटेन अ स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट, ठीक है। इसके बारे में जो है स्टेटमेंट जो है प्लेंट में कंटेन होना चाहिए। उसके बाद आता है काज ऑफ एक्शन। प्लेंट शुड कंटेन दोज फैक्ट्स which have constituted cause of action. In addition to this, it should also be described in plaint when cause of action arises. इतना आपने एक्सप्लेन किया। उसके बाद ठीक है cause of action होता क्या है, उसमें आप ये भी आप उसके साथ ही लिख सकते हैं। cause of action refers to those grounds on the basis of which the plaintiff asks for favorable judgment. It is the bundle of facts alleged by the plaintiff, ठीक है। और उसके बाद उसमें लिखेंगे कि cause of action किस तरह से प्लेंट में कंटेन होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि प्लेंट में होता है, ठीक है, तो उसी तरह से आप एग्जाम्पल में लिखेंगे द cause of action arises on 17 September 2020 when the defendant made a breach of contract, या ठीक है the cause of action arises on 18th October 2020 when the defendant refused to repay the debt amount to plaintiff। तो ये आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं cause of action। jurisdiction of the court, उसके बाद है jurisdiction of the court। Plaint should contain those facts which show that the court has jurisdiction. If court has no jurisdiction, court will return the plaint, ठीक है। अगर कोर्ट जो है प्लेंट में जो है यहाँ चाहिए मेंशन होना चाहिए कि कोर्ट की जो है वो jurisdiction है। अगर कोर्ट की jurisdiction नहीं है तो प्लेंट को जो है वो रिटर्न किया जाएगा। अब jurisdiction किस तरह से प्लेंट में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल में ये लिखना है that the plaintiff and defendant resides in Quetta and cause of action arises in Quetta, therefore civil court of Quetta has jurisdiction to try this suit। ये आप इसमें एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं कि किस तरह से jurisdiction को मेंशन करना है।
उसके बाद आता है रिलीफ। Plaint should contain the relief which plaintiff claims. The relief claimed must be worded properly and accurately. Every plaint must state specifically the kind of relief asked for in the form of damages, specific performance of or injunction. ठीक है। उसके बाद आता है value of subject matter. Plaint should contain statement of value of subject matter of suit not only for purpose of jurisdiction but also for purpose of court fees. ठीक है। अब जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर है वो भी उसमें कंटेन होना चाहिए। उसके बाद आता है प्रेयर क्लॉज। प्लेंट में जो है वो प्रेयर क्लॉज होना चाहिए। जैसे कि रिक्वेस्ट होता है तो उसे कहते हैं प्रेयर क्लॉज। द सूट फॉर एग्जांपल, द सूट में काइंडली बी डिक्रीड इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ बाय ग्रांटिंग इंजंक्शन अगेंस्ट द डिफेंडेंट या बाय ग्रांटिंग एन ऑर्डर टू रिपे द डेट अमाउंट टू प्लेंटिफ। अब ये जो प्रेयर क्लास है ये अकॉर्डिंग टू प्लेंट होगा। ठीक है। अब क्या रिलीफ जो है वो प्लेंटिफ मांग रहा है। ठीक है। फॉर एग्जांपल वो चाहता है कि इंजंक्शन जो है वो इशू किया जाए। ठीक है। या फिर कोई कोर्ट जो है वो ऑर्डर पास करे कि जो फॉर द पेमेंट ऑफ द डेट अमाउंट टू द प्लेंटिफ, तो वो उसके मुताबिक होगा। उसके बाद आता है वेरिफिकेशन। द प्लेंट शुड आल्सो बी ड्यूली वेरीफाइड बाय द प्लेंटिफ। In case the plaintiff is unable to do so, his or her representative may do the same after informing the court. ठीक है। तो वेरिफिकेशन क्लास में जो है सिग्नेचर्स ऑफ प्लेंटिफ होते हैं along with the date and the place at the end of the plaint is essential. अब किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल, verified on oath at Quetta on this 17th day of September 2020 that the contents of para 1 to 6 are correct to the best of my knowledge and the contents of para 7 to 9 are correct to the best of my belief and information. ठीक है। उसके नीचे फिर प्लेंटिफ का नाम। तो ये इसमें आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किस तरह से हमने वेरिफिकेशन जो है क्लास जो है वो देना है। ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये था हमारे एसेंशियल्स ऑफ प्लेंट। उसके बाद लिख सकते हैं कंक्लूजन। तो अगर आप जितने भी इसके एसेंशियल्स हैं उनमें से कुछ एसेंशियल्स के साथ अगर आप एग्जाम्पल देते हैं तो इससे आपका क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने एग्जाम्पल के थ्रू इस क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से अटेम्प्ट करना है। जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले आता है नेम ऑफ कोर्ट, द नेम ऑफ द कोर्ट इन विच द सूट इज़ फाइल्ड। तो ये देखिए यहाँ पर इस बुक में लिखा है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो इफ़ द सूट इज़ टू बी इंस्टीट्यूटेड इन सिविल कोर्ट ऑफ लाहौर देन इट विल बी रिटन एज फॉलो इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज लाहौर। ठीक है। ये आप लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज लाहौर और इन द सिविल कोर्ट लाहौर, इन द सिविल कोर्ट्स एट लाहौर। मतलब आप इसमें से कोई भी एग्जाम्पल इस तरीके से दे सकते हैं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले थोड़ा सा डिफाइन करना है कि कोर्ट का नेम आता है, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। उसके बाद है ये केस नंबर, इट इज नंबर ऑफ द सूट। अब फॉर एग्जाम्पल इसमें इस तरह से लिखना है, जैसे यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया फॉर एग्जाम्पल सिविल सूट नंबर, ये आप देख सकते हैं। तो इसका यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। अब द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ है। ठीक है। थोड़ा सा आप डिफाइन करेंगे कि डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ द रेजिडेंस एंड रेजिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ। ठीक है। कि ये प्लेंट में कंटेन होना चाहिए। फिर उसके बाद लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बताया। ठीक है। अली सन ऑफ जावेद या जो भी उसका कास्ट है वो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं जैसे इन्होंने लिखा हुआ है। फिर उसके बाद जो है डिफेंडेंट का नेम ऑन प्लेस ऑफ डिस्क्रिप्शन एग्जाम्पल के थ्रू आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है काज ऑफ एक्शन। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने जैसे मैंने समझाया फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा आप लिखेंगे कि काज ऑफ एक्शन होता क्या है। ठीक है। और काज ऑफ एक्शन जो है वो प्लेंट में कंटेन हो जाए। डिफाइन करने के बाद आप उसके बाद लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल द काज ऑफ एक्शन फर्स्टली अरोज ऑन 1/1/2007। ठीक है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल खुद से मतलब इजी वर्ड में जो आपको आसान लगे आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट। ठीक है। पहले सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट की होनी चाहिए, अगर नहीं है तो प्लेंट को रिटर्न किया जाएगा। उसके बाद जो है फॉर एग्जाम्पल, आप खुद से भी फॉर एग्जाम्पल उसमें लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। फॉर एग्जाम्पल
तो ये आप वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट फॉर एग्जाम्पल के जरिए आप इस तरह से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है रिलीफ। द रिलीफ विच द प्लेंटिफ क्लेम्स, फॉर एग्जाम्पल विच द रिलीफ विच द प्लेंटिफ क्लेम्स। ठीक है, इसी तरह से आप प्रेयर क्लास है, फिर आप उसमें एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने इसलिए शेयर किया ताकि आप इसको अपने नोट्स में ऐड कर सकें। तो ये था आज का हमारा लेक्चर प्लेंट। मजीद ऐसे लेक्चर्स मैं अपलोड करती रहूंगी। थैंक यू।